नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आप सभी के साथ आयुषी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश भर से जुड़ी हुई तमाम खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रक्षाबंधन को लेकर बाजार में उमड़ी भीड़, हर तरफ राखी, मिठाई और कपड़ों की दुकान में पहुंचते रहे ग्राहक। ग्रैंड विजन कार्यालय का हुआ स्थानांतरण, पूजा पाठ के दौरान चेयरमैन, डायरेक्टर सहित केबल ऑपरेटर रहे मौजूद। ट्रेन में चढ़ने के दौरान यात्री का पैर फिसला, प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच फंसा, आई गंभीर चोट, सिम्स में चल रहा इलाज। और हसदेव क्षेत्र में कोल ब्लॉक की अनुमति निरस्त करने की उठ रही मांग, पेड़ काटे जाने से पर्यावरण का होगा बड़ा नुकसान। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त यानी कि शनिवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हर साल रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, जो सुरक्षा का प्रतीक होता है। राखी बांधने के बाद बहनें भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की प्रार्थना करती है। बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। रक्षाबंधन एक ऐसा त्यौहार है जिसे पूरे भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार भाई और बहन के प्रेम और सम्मान का प्रतीक है। रक्षाबंधन को सबसे खास इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें भाई बहन के रिश्तों की मिठास झलकती है। इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हर साल रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं, जो सुरक्षा का प्रतीक होता है। राखी बांधने के बाद बहनें भाई की लंबी उम्र और खुशहाली की प्रार्थना करती है। बदले में भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त यानी शुक्रवार दोपहर 2:12 पर शुरू होगी और इस तिथि का समापन 9 अगस्त यानी शनिवार की दोपहर 1:24 पर होगा। पिछले 1 महीने से प्राचीन श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में भगवान सांब सदाशिव जी का षडंग रुद्री का अभिषेक चल रहा है, अनुष्ठान चल रहा है, जो कल पूर्णाहुति होगी। सावन महीना कल ख़त्म होगा और कल ही के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन की मान्यता ये है कि भाई बहन उस दिन भाई को राखी बांधती है और भाई इससे उस बंधन में बनता है जिससे वो बहन की हमेशा रक्षा करता है। कल कोई भद्रा नहीं है। भद्रा सुबह प्रातः 5 बजे पूर्ण हो जाएगी। 6 बजे से रक्षाबंधन का कार्यक्रम अपने घरों में, मंदिरों में, हर जगह मनाया जाएगा। इसी उपलक्ष्य में, कल पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मंदिर में भी भगवान का अभिषेक किया जाएगा, भोग लगाए जाएंगे, सत्यनारायण की कथा होगी, तुलसी अर्चा की जाएगी और शाम 7-8 बजे तक लोग अपनी सुविधा अनुसार रक्षाबंधन का कार्यक्रम इसमें कर सकते हैं। मंदिर में कल सावन की भी पूर्णाहुति होगी, कल आखिरी अभिषेक होगा, उसके बाद हवन, पूजन और भंडारा किया जाएगा। सुबह से ही कल रक्षाबंधन का पर्व है। श्रावण मास का कल आखिरी दिन है और कल पूर्णिमा के लिए यहाँ मंदिर में अभिषेक होगा, भगवान का सहस्त्रार्चन होगा और सत्यनारायण भगवान की कथा होगी। ये मंदिर का कार्यक्रम है और रक्षाबंधन का कल मुहूर्त पूरे दिन है। सुबह 5 बजे भद्रा ख़त्म हो जाएगी, इसलिए कल सारा दिन ही उत्सव है। सारे दिन कभी भी रक्षाबंधन कर सकते हैं। कितना बजे से चालू कर सकते हैं बांधने? सुबह 6 बजे से 6 बजे से लेकर के 6 बजे से शाम को 7 बजे तक। इस बार रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए ब्रह्म मुहूर्त भी मिलेगा, जो सुबह 4:22 से लेकर सुबह 5:02 तक रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:17 से लेकर 12:53 तक होगा। सौभाग्य मुहूर्त भी मिलेगा, जो सुबह 4:08 से लेकर 10 अगस्त को तड़के 2:15 पर समाप्त होगा। और इसके अलावा सर्वार्थ सिद्धि योग 9 अगस्त की सुबह 5:47 से लेकर दोपहर 2:23 तक रहेगा। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
भाई बहन के प्यार और स्नेह का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन शनिवार को मनाया जा रहा है। रक्षाबंधन को लेकर पूरे शहर में राखी बाजार सजा हुआ नजर आया। गली मोहल्लों से लेकर शहर के बड़े बड़े बाजारों तक दुकानों में रंग बिरंगी और आकर्षक राखियां सजी हुई हैं। बहनें अपने भाइयों के लिए सुंदर राखियां खरीदने में जुटी हुई हैं। बाजारों में इस बार परंपरागत राखियों के साथ साथ कार्टून राखी, स्टोन वर्क राखी, फोटो राखी जैसी और भी कई तरह की राखियां देखने को मिल रही है। बच्चों को खास तौर पर कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां पसंद आ रही है। वहीं महिलाएं डिजाइनर राखियों को लेकर उत्साहित है। राखियों के साथ साथ गिफ्ट और कपड़ों की दुकानों में भी काफी भीड़ देखी जा रही है। बहनें अपने भाइयों के लिए गिफ्ट खरीद रही हैं और वहीं इसी कारण से बाजारों में काफी भीड़ दिख रही है। रक्षाबंधन सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि भाई बहन के अटूट रिश्ते और विश्वास का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करती है। वहीं भाई जीवन भर उसकी रक्षा करने का वचन देता है। भाई बहन के स्नेह और प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार इस साल शनिवार को पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। इस खास मौके को लेकर शहर से लेकर गांव तक के बाजार पूरी तरह से सजे और ग्राहकों से भरे हुए नजर आए। रक्षाबंधन के मौके पर मिठाइयों की मांग हर साल की तरह इस बार भी काफी ज्यादा रही। शहर के सभी प्रमुख मिठाई दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाइयों की आकर्षक सजावट की गई। दुकानदारों ने ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए खास तरह की मिठाइयां तैयार कराई हैं, जैसे मिल्क केक, कलाकंद, काजू कतली, रसगुल्ला और गुलाब जामुन। बिलासपुर के मिठाई बाजार और खोआ मार्केट में खासा उत्साह देखा जा रहा है। यहाँ सुबह से ही ग्राहकों की भारी भीड़ उमड़ती रही। मिठाई व्यापारियों ने बताया कि वे इस त्योहार के लिए खास तैयारी पहले से ही कर चुके थे। यहाँ पर बिकने वाली मिठाइयों के लिए दूध और खोआ राजस्थान, मुरैना और जबलपुर जैसे शहरों से मंगवाया गया था। खोए का मार्केट अभी ठीक है। ये मिठाई का त्यौहार है और जो खोआ है अभी लगभग जंगलों से आ रहा है। देसी खोआ आवक अच्छी है उसकी। और इस बार कैसे मार्केटिंग? मार्केट अभी पानी नहीं गिर रहा, इस वजह से अच्छा है। कितने रुपए तक के अभी वही 280 तक के बिक रहा माल। दीपावली, होली, राखी 3 दिन इसमें चलता है हमारा मिलके कलाकंद। खोवा मंडी कहलाती है। बिलासपुर में एक खोवा मंडी जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। अच्छी भीड़ रहती है, अच्छा व्यापार होता है। कहाँ से यहाँ आते रहते हैं? ग्वालियर, इंदौर, बहुत सब जगह सामान होता है। कुछ यहाँ लोकल भी बनते हैं, सब जगह से। कहाँ से ग्राहक आते हैं आपके पास? ग्राहक हमारे पास आते हैं। आप यहाँ से करीबन मान लीजिए 200-250 किलोमीटर दूर से हमारे यहाँ से ही सामान जाता है। बढ़िया रहती है। व्यापारियों का कहना है कि रक्षाबंधन पर मिल्क केक और कलाकंद की सबसे ज्यादा मांग रहती है। इन मिठाइयों का स्वाद लोगों को इतना पसंद आता है कि ग्राहक 100 से 200 किलोमीटर दूर से खरीदारी करने आते हैं। कुछ ग्राहक तो पहले ही बुकिंग करा चुके हैं ताकि त्योहार के दिन ताजगी से भरपूर मिठाइयां मिल सके। मिठाई दुकानों में इस बार स्वच्छता और गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। दुकानदारों ने बताया कि सभी मिठाइयां शुद्ध घी और दूध से बनाई जा रही है, जिससे ग्राहकों को स्वाद के साथ सेहत भी मिले। वहीं त्योहार को देखते हुए मिठाई के दामों में कुछ वृद्धि जरूर हुई है, लेकिन ग्राहकों का उत्साह कम नहीं हुआ है। अभी त्यौहार का सीज़न है तो जो अभी जो है मार्केट एक हफ्ते से 1 तारीख से लेके 9 तारीख तक बहुत ही अच्छा गया है। और अभी क्या है, मिल्क केक 130 रुपये जो बिक रहा था वो अभी 180-190 शॉर्टेजी के कारण बिक रहा है। तो अभी क्या है, अपना जो दुकान है, अपनी 3 दुकान फ्रंट पे पड़ती है और अपन क्या है मंडी से सबसे अलग ही दुकान है। तो जो अपना जो क्वालिटी है और सभी चीज़ के हम लोग सभी चीज़ मेंटेन ही करके चलते हैं। जो मिल्क केक भी है और अभी मिल्क केक अपन मंडी 200 रुपये बेच रही है और अपन 150-140 रुपये अभी भी चला रहे हैं। कहाँ से सामान लेके आते हैं? अपना सामान आता है भैया खुड़िया खामी, जो देहात गांव से खोआ आता है, और मिल्क केक कलाकंद ये राजस्थान से आता है और सफ़ेद खोआ है। तो ये सब की जो अभी उठाए हैं 1 तारीख से लेके हम लोग का पूरा जितना भी बाहरी काम थोक पे चला है और अभी जो है ये चिल्लर काउंटर पे कर रहे हैं। अभी कैसे सीजन कैसे है? मार्केट बढ़िया है भैया, सुबह से लेके मतलब ठीक ही चला है। और अभी क्या है, इस नौबत आ गई है कि अपनी पूरी दुकान पे भी बढ़िया भीड़ है। सीज़न के टाइम में अभी राखी और दिवाली के टाइम में यहाँ पर ज़्यादा पर भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। यहाँ पर हमारे आसपास के 100 से 200 किलोमीटर के ग्राहक हैं जो आते रहते हैं। और जो हमारा खोआ है या कुछ भी सामान है वो मुरैना, जबलपुर इस क्षेत्र से आता है, MP से ज़्यादा आता है। ग्राहकों को खासकर भी क्या पसंद करते हैं, क्या आप मांग रहे हैं? ग्राहकों को ज़्यादातर मिल्क केक की डिमांड ज़्यादा रहती है इधर पे, मिल्क केक और कलाकंद। ऐसा ही इस बार धंधा? इस बार ठीक ठाक ही है, धंधा चल रहा है, मतलब भीड़ भाड़ है। इस त्यौहार का माहौल इधर पे देखने को मिल रहा है।
रक्षाबंधन के इस पावन अवसर पर बाजारों की चहल पहल और मिठाइयों की खुशबू चारों ओर त्योहार का रंग बिखेर रही है। भाई बहन के इस रिश्ते की मिठास को और खास बनाने के लिए लोग दिल खोलकर मिठाइयों की खरीदारी कर रहे हैं। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र से एक गंभीर मामला सामने आया है, जहां रुद्र विहार कॉलोनी निवासी मनीष कुमार सिंह की आजीविका और आत्मनिर्भरता पर एक झटका लगा है। मनीष ने बैंक से लोन लेकर 2 गाय खरीदी थी और निजी जमीन पर गौपालक कर दूध बेचकर परिवार चलाता था। 15 जुलाई को नगर निगम की टीम ने मनीष की निजी जमीन पर बने गौ शेड को तोड़ते हुए उसकी दोनों गायों को जब्त कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि झूठी FIR में 6 गायों का उल्लेख कर उसे फंसाया गया है। वहीं पड़ोसी दीपेश साहू और ओम दुबे पर भी धमकी व मारपीट की कोशिश का आरोप है। गायों को मोपका गौठान में रखा गया, जहां 6 अगस्त को एक गाय की प्लास्टिक कचरा खाने से मौत हो गई। इस घटना से मनीष को काफी आर्थिक और मानसिक नुकसान भी हुआ है। शिकायत लेके मैं आया हूं जो 15 तारीख को 6:30-7 बजे करीब मेरी गाय को मतलब वहां से प्लाट पर से उठाया गया। ठीक है, किसके द्वारा उठा रहे हैं? नगर निगम द्वारा, जोन क्रमांक 7। वहाँ पर एक पड़ोसी हैं ओम दुबे और डॉक्टर दीपेश साहू, उन्हीं के बताए अनुसार पर नगर निगम ने उठाया। वहाँ पर ऐसे तो हज़ारों गैया वहाँ पर घूमते रहती है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं। रोड में घूमते रहती है, उस पर कोई ध्यान नहीं। लेकिन मेरे ही गैया को पीछे पड़े हैं यहाँ जो गुंडागर्दी से कई बार मतलब मेरे को धमकाया चमकाया भी ओम दुबे, जो तुम्हारा गाय उठा लूँगा, सेट तोड़ दूँगा और तुमको भी गायब कर दूँगा, पूरे परिवार को गायब करवा दूँगा। इतना दबंग टाइप का है वो। मैं उसे डर के वहाँ पर जी रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक छोटी सी प्लाट अपनी खुद की है। 2 ठो गाय उठा करके ले गए हैं और 6 गाय और 2 बैला का मेरे नाम से सरकंडा थाना और नवभारत प्रेस में मेरे को मतलब वो किए। पेपर में आया जो आप 6 गाय और 2 बैला को रोड पर छोड़ देते हो जो आने जाने में बाधित होती है, जिसमें मेरी 6 गाय और 2 बैला है ही नहीं। ओनली 2 गाय उठी है। उठी प्लाट पर से, अब बोलते हैं मोपका चौक पर से। उठी प्लाट के पास से और बोलते हैं मोपका चौक से उठी है, जो मोपका चौक उधर गाय जाती ही नहीं। अभी क्या चाह रहे हैं आप? अभी चाह रहे हैं जो बिना बताए वहाँ पन्नी का इतना ढेर पड़ा है, खाना नहीं देते हैं, गाय लोगों का बुरा हाल है। वहाँ जितने शहर की गाय वहाँ जा रही है, बल्कि शासन पैसा दे रही है खिलाने के लिए, लेकिन खिलाया नहीं जा रहा है। खिलाने के नाम पर वहाँ 0 व्यवस्था है। मेरी गैया के मार दिए। उसके बाद जाइएगा तो देखिएगा पूरे कोटना में पानी भरा रहेगा और थोड़ा बहुत जो है कटिया डाला रहेगा। और मेरी गैया को जब वहाँ पर बीमार पड़ी तो ये लोग नगर निगम वाले खबर भी नहीं दिए जी आपकी गैया बीमार हो गई है और पन्नी गौठान की पन्नी खा के मरी है। वो कमिश्नर साहब से मिले हैं, हाँ पाटले जी। वहाँ पर गया तो मेरे ही को उल्टे चमकाने लगे, FIR हुआ है, ये है वो है। तो मैं तो उनको तो बोला जो सर एक FIR हुआ है तो मेरे नाम से आप कोर्ट में भेज दो, मैं वहाँ से बेल करा लूँगा। तो बोलते हैं चौकी में बेल। चौकी में बेल होगा, मुक्का चौकी में बेल होगा। वो आप ऋण पुस्तिका लेके आओ, एक गवाह लेके आओ, तो यहीं से मैं बेल करके दूँगा जो FIR हो गया। नगर निगम जौन कार्यालय 7 में मतलब 15 तारीख के पकड़े थे वो लोग प्लाट पर से, और कमिश्नर सर 22 तारीख के अथी दे दिए परमिशन जो मतलब गाय छोड़ दो, लेकिन आज तक वो लोग नहीं छोड़े, गुमराह करके रखे थे। और एक तो डॉक्टर डहरे जी है, क्या नाम है उनका, वो मतलब ब्लड जांच किए तो बोलते हैं गाय का कोई अथी नहीं है। और कल 22 दिन में मेरी गैया एक ठो ख़त्म हो गई है, उसमें से 2 ठो गैया गौठान में है। और बोलते हैं कमिश्नर साहब परवीन अथी शर्मा है, वो बोलते हैं कि आपकी गैया 40 किलो पन्नी निकली है, 40 किलो मतलब पन्नी खाई है आपकी गैया। गौठान में 22 दिन से वो लोग रखे थे, खाना नहीं दे रहे थे इसलिए पन्नी खाई है। अब हमको गैया चाहिए। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट।
ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर में केबल नेटवर्क सेवा प्रदान करने वाली प्रतिष्ठित संस्था ग्रैंड विजन का कार्यालय अब एक नए पते से संचालित होगा। वर्षों से व्यापार विहार में विवेकानंद हॉस्पिटल के पीछे ये संस्थान संचालित हो रहा था, जो अब नए स्थान पर स्थानांतरित किया गया है। अब इस कार्यालय का संचालन व्यापार विहार स्थित गुम्बर पेट्रोल पंप के पास स्थित SBI बैंक के ऊपर 2nd फ्लोर से होगा। कार्यालय के उद्घाटन समारोह में ग्रैंड विजन के चेयरमैन गुरुचरण सिंघोरा और बिलासपुर के प्रतिष्ठित बिल्डर स्टार बिल्डकॉन के ऑनर और ग्रैंड न्यूज के डायरेक्टर गौरव तिवारी मौजूद रहे। उसके अलावा ग्रैंड ग्रुप के सभी केबल ऑपरेटर यहां पर उपस्थित रहे। नए कार्यालय के शुभारंभ के अवसर पर गुरुचरण सिंघोरा ने सभी सहयोगियों को बधाई देते हुए कहा कि अब ग्राहकों को और भी बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी स्थिति में ग्रैंड विजन की टीम पूरी तत्परता से कार्य करेगी और उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम सुविधा प्रदान करना उनकी प्राथमिकता रहेगी। ग्रैंड विजन के कार्यालय का आज उद्घाटन हुआ है, क्या कहें? ग्रैंड विजन का कार्यालय तो बहुत दिन से यहाँ बिलासपुर में 3 साल से चालू था। हमारे कार्यालय का स्थानांतरण हुआ और विधिवत पूजा करके गुरु महाराज जी का, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का आशीर्वाद लेके आज हमने कार्यालय प्रारंभ किया है। और इस अवसर पर मेरे सारे ऑपरेटर, सारे कर्मचारी, स्टाफ, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित हुए। मैं सबको आभार करता हूँ। और निश्चित रूप से नया कार्यालय ब्रॉडबैंड, ग्रैंड न्यूज और ग्रैंड विजन एक मील का पत्थर साबित होगा। यहाँ विश्व स्तरीय जो सुविधाएं वो यहाँ से प्रारंभ हो रही है। सबसे पहले तो मैं स्टाफ को, तारिक भाई को, यहाँ के इंचार्ज हैं मंडी, इन लोगों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही हमारी नसीर भाई, आपका राजू रघुवंशी, देवराज, इंचार्ज, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने समय निकाल के यहाँ का स्थानांतरण में बहुत ही कम समय में पूरे कार्यालय को स्थानांतरित किया और ऑपरेटरों को कम से कम तकलीफ हो। कुछ लाइनें जरूर बंद हुई है, बट वो 100 दिन में अब जो चीज़ें चेंज होती है, बहुत प्रॉब्लम आती है, वो हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं यहाँ राजा उपरेजा जी, मंत्री सिंह, सबका बहुत तहे दिल से आभारी हूं। इस अवसर पर सभी केबल ऑपरेटरों ने एकजुट होकर संस्था की प्रगति की कामना की और संकल्प लिया कि वे आपसी सहयोग और समर्पण के साथ कार्य करते रहेंगे। नए कार्यालय को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जिसके संचालन और भी प्रभावी और व्यवस्थित ढंग से किया जा सकेगा। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। राज्य शासन ने डॉक्टर तारणेश गौतम को इस पद की जिम्मेदारी सौंपी है। वे फिलहाल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शासकीय महाविद्यालय पामगढ़, जिला जांजगीर चांपा में हिंदी विषय के सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत है। उच्च शिक्षा विभाग के अपर सचिव द्वारा गुरुवार शाम को ये आदेश जारी किया गया। आदेश के अनुसार डॉक्टर गौतम को आगामी आदेश तक विश्वविद्यालय के प्रभारी कुल सचिव के रूप में कार्यभार सौंपा गया है। आप सभी को बता दें, प्रोफेसर तारणेश गौतम जल्द ही अटल विश्वविद्यालय पहुंचकर कुल सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। उनके कार्यभार संभालने से विश्वविद्यालय प्रशासनिक रूप से और अधिक सशक्त होने की उम्मीद जताई जा रही है। डॉक्टर गौतम को प्रशासनिक अनुभव के साथ साथ शैक्षणिक क्षेत्र में भी उनकी अच्छी पकड़ है। उनकी नियुक्ति से विश्वविद्यालय में कामकाज की गति बढ़ने की संभावनाएं हैं। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में लंबे समय से प्रभारी कुल सचिव के पद पर कार्यरत डॉक्टर शैलेंद्र दुबे को हटाए जाने का आदेश आखिरकार जारी कर दिया गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने निर्णय विश्वविद्यालय में सामने आए भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के गंभीर आरोपों के चलते लिया है। डॉक्टर दुबे की जगह अब डॉक्टर तारणेश गौतम, जो वर्तमान में
पामगढ़ कॉलेज में सहायक प्राध्यापक है को नया प्रभारी कुलसचिव नियुक्त किया गया है। आप सभी को बता दें कि विश्वविद्यालय में लंबे समय से छात्रों द्वारा अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के मामलों को उठाया जा रहा था। यूटीडी के छात्रों ने कई बार विरोध दर्ज कराया था और विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए थे। खासकर सूरज सिंह राजपूत समेत 3 छात्रों पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई को छात्रों ने तानाशाही करार दिया। जैसे ही कुलसचिव बदले जाने की खबर सामने आई, विश्वविद्यालय परिसर में छात्रों ने जश्न मनाया। छात्र एकत्र होकर छात्र एकता जिंदाबाद के नारे लगाए, मिठाइयां बांटी और आतिशबाजी की। छात्र नेताओं ने कहा कि ये जीत छात्र एकता और आवाज उठाने का परिणाम है। वे आगे भी छात्रों के हक और विश्वविद्यालय की पारदर्शिता के लिए संघर्ष जारी रखेंगे। छात्रों की ये प्रतिक्रिया ये दिखाती है कि बदलाव की उम्मीद और न्याय की मांग को लेकर जागरूक और संगठित हो रहे हैं। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव के बदले जाने का जो आदेश जारी हुआ है, इससे पूरा विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं, पूरा विश्वविद्यालय प्रशासन बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि हमारे विश्वविद्यालय के जो कुल सचिव थे लगातार अलोकतांत्रिक कार्यों और भ्रष्टाचार में लिप्त थे। तो हमारी लंबे समय से हम संघर्ष करते आए थे, लगातार छात्र छात्राएं आंदोलन थे कि किसी प्रकार से इस भ्रष्टाचारी कुल सचिव को विश्वविद्यालय में कुल सचिव के पद से हटाया जाए। और आखिरकार प्रदेश के प्रशासन ने, माननीय राज्यपाल महोदय ने छात्र छात्राओं से मुलाकात की और हमारी बातें सुनी, जिसके परिणाम स्वरूप कुल सचिव के बदलने का एक शुभ संदेश जारी किया गया है। बिलासपुर जिले के बिल्हा विकास खंड अंतर्गत आने वाले बेलतरा के शासकीय हाई स्कूल से बड़ी लापरवाही और अनियमितता का मामला सामने आया है। यहाँ स्कूल भवन से खिड़की, दरवाजे, चैनल गेट, टाइल्स और दूसरे सामान मिलाकर करीब 65 लाख रुपए का स्कूल का सामान सरपंच पति अपने घर ले गया। इस पूरे काम में स्कूल की प्रभारी प्राचार्य कावेरी यादव ने मौखिक रूप से सहमति दी थी, लेकिन इसकी जानकारी शिक्षा विभाग के अधिकारियों को नहीं दी गई। बिना किसी प्रशासनिक आदेश और विभागीय अनुमति के बड़ी मात्रा में सरकारी सामान को उठाकर अपने घर पर ले जाना एक गंभीर मामला है। हालांकि इस पर अभी तक सरपंच पति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे अफसरों की निष्पक्षता पर सवाल उठने लगे हैं। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए लोक शिक्षण संचालनालय के संचालक ऋतुराज रघुवंशी ने प्रभारी प्राचार्य कावेरी यादव को निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ ये कार्रवाई इसलिए की गई है क्योंकि उन्होंने न तो विभाग को इस सामान के हटाने की जानकारी दी, न ही चोरी या नुकसान की एफआईआर दर्ज करवाई। अब सवाल ये उठ रहा है कि जब प्राचार्य को सस्पेंड किया गया है तो सरपंच पति पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने भी इस मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिक्षा विभाग द्वारा मामले की जांच फिलहाल जारी है, लेकिन अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि क्या प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई करेगा या फिर सिर्फ छोटे कर्मचारियों पर ही गाज गिरती रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस में चढ़ते समय युवक का पैर फिसल गया, जिससे वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच गिर पड़ा। गिरने से उसके सिर में गंभीर चोटें आई और काफी खून भी बह गया। मौके पर मौजूद रेलवे सुरक्षा बल ने तत्परता दिखाते हुए घायल युवक को तुरंत सिम्स अस्पताल पहुंचाया। घटना शुक्रवार करीब 11 बजे की है, जब अमरेंद्र प्रसाद नामक युवक हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस में चढ़ने की कोशिश कर रहा था।
उसी दौरान संतुलन बिगड़ने के कारण उसका पैर फिसला और वो सीधे नीचे जा गिरा। हादसे में उसके सिर पर गहरी चोट आई और खून बहने लगा, जिससे स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। रेलवे सुरक्षा कर्मियों ने न सिर्फ युवक को तत्काल प्राथमिक उपचार दिया, बल्कि एम्बुलेंस की मदद से सिम्स अस्पताल भी पहुंचाया गया। फिलहाल अस्पताल में अमरेंद्र का इलाज चल रहा है। घायल युवक मानिकपुर का रहने वाला है। घायल युवक ने ये बताया कि वो ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म पर पहुंचा था और जल्दबाजी में ट्रेन में चढ़ते समय ये हादसा हो गया। घटना की जानकारी मिलते ही अमरेंद्र के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। नाम क्या है, कहाँ रहते हैं और कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कहाँ पर गिरे? मेरा नाम अमरेंद्र प्रताप है। पिताजी का नाम है? पिताजी का नाम शिव प्रसाद है। कहाँ रहते हैं आप? और मैं रहता हूँ मानिकपुर में, गांधीनगर गड़लपुर हुआ। कैसे गिरे हो आप? ट्रेन से क्या कर रहे थे? जी चढ़ने की कोशिश किया हूँ, मेरा पैर स्लिप। कौन सी ट्रेन से गिरे हो आप? ये हावड़ा से ऐसे अमरनाथ। कौन भर्ती करवाया आपको? लाए थे वहाँ स्टाफ के थे स्टेशन में, और यहाँ पे डॉक्टर लोग थे। आपकी स्टाफ के थे? जी। क्या काम करते हो आप? मेरे स्टाफ के नहीं थे, मतलब स्टेशन में स्टाफ के थे। क्या काम करते हो आप? मैं कुछ काम नहीं करता उधर। कैसे आए थे बिलासपुर? ट्रेन से। कितने बजे घटना है? करीबन 11 साढ़े 11। परिजन मानिकपुर से बिलासपुर के लिए रवाना हो गए हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि ट्रेन में चढ़ते और उतरते समय सावधानी बरतें और चलती ट्रेन में न चढ़े, ताकि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सके। कैमरा पर्सन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। चाटीडी पठानपारा निवासी 18 वर्षीय कान्हा दुबे शुक्रवार सुबह घर से बिना बताए स्कूटी की चाबी और 190 रुपए लेकर निकल गया। कुछ समय बाद उसका सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होना सामने आया। काफी मशक्कत के बाद उसके परिजनों की खोज की गई। परिजनों को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनका बेटा नाती कहाँ गया। स्कूटी पर उसके साथ एक और युवक भी सवार था, जो इतने नशे में था कि अपनी पहचान तक नहीं बता पा रहा था। हादसे की सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची और दोनों घायलों को उपचार के लिए सिम्स अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल जांच में सामने आया कि दोनों युवक नशे की हालत में स्कूटी चला रहे थे, जिससे अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस घटना में कान्हा दुबे को सर पर गंभीर चोट आई है और वो सिम्स में भर्ती है। कान्हा की हालत देखकर अस्पताल प्रशासन ने बड़ी मशक्कत के बाद परिजनों को तलाशा। युवक के पास कोई पहचान पत्र या मोबाइल नहीं था, जिससे उसकी पहचान करना मुश्किल हो गया था। बाद में 112 टीम द्वारा कान्हा दुबे के नाना से संपर्क कर उन्हें अस्पताल बुलाया गया। नाना ने बताया कि कान्हा सुबह बिना बताए ही घर से निकला था और उसके बाद से उसका कोई संपर्क नहीं हो पाया। परिजनों का कहना है कि कान्हा की उम्र अभी सिर्फ 18 साल है और इस उम्र में नशे की लत लगना चिंता का विषय है। इस घटना से न सिर्फ उन्हें मानसिक रूप से झकझोर दिया है, बल्कि समाज के सामने भी सवाल खड़े कर दिए हैं। कान्हा दुबे नाम है, चाटीडी में रहते हैं, पठानपारा मोहल्ले में। उसका फोन आया था, जो जिसके साथ था ना, फोन आया, मैं लेके आ रहा हूँ बोल रहा था। फिर देर हो गया, फिर इनका फोन आया पुलिस वालों का। घर में मैं तो सवेरे से निकल गया था, तो मैं आ रहा हूँ करके 10 बजे निकला है घर, 10:30 बजे। तो मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर के बाद। गाड़ी चाबी और पैसा अलमारी में रखा था, नहीं मालूम कि गाड़ी और चाबी दोनों निकाल के ले गया है वो। ये घटना युवाओं में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति पर एक कड़ा सवाल खड़े करती है। नशे की गिरफ्त में आकर न सिर्फ वे खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी संकट में डाल रहे हैं। जरूरत है कि अभिभावक सतर्क रहे और बच्चों पर निगरानी बनाए रखे, ताकि भविष्य में वो ऐसे हादसों से बच सके। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट परिसर में एक अधिवक्ता उस समय घायल हो गए जब वे नाली की सफाई के लिए बनाए गए खुले चैम्बर में अचानक से गिर पड़े। खुले चैम्बर को ठीक से ढका नहीं गया था, जिससे उन्हें ये नजर ही नहीं आया और उनका पैर सीधे उसमें चला गया। गिरने से अधिवक्ता के चेहरे में गहरी चोट आई है और खून भी निकलने लगा। आसपास मौजूद अन्य वकीलों ने तुरंत उन्हें हाईकोर्ट परिसर में स्थित अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने उनके चेहरे पर 3 टांके लगाए और प्राथमिक उपचार किया। इलाज के बाद स्थिति सामान्य होने पर उन्हें छुट्टी दे दी गई। इस घटना के बाद वकीलों में नाराजगी देखी गई। उन्होंने कहा कि कोर्ट परिसर में सुरक्षा और साफ सफाई को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। यदि समय पर चैम्बर को ढका गया होता तो ये हादसा होता ही नहीं। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से परिसर की बेहतर देखरेख और सुरक्षा इंतजाम की मांग की है। फिर से वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ।
जय जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नागरिकों ने हसदेव वन क्षेत्र में केते एक्सटेंशन कोल ब्लॉक के लिए दी गई वन अनुमति को तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई है। लोगों का कहना है कि ये क्षेत्र सैकड़ों वर्ष पुरानी साल वृक्षों, घने जंगल और समृद्ध जैव विविधता का घर है। यहाँ हाथियों सहित हजारों वन्य जीव प्रजातियां निवास करती है, जो पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। क्षेत्र से सटा ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व का स्थल सीता बंगरा भी स्थित है, जहां धार्मिक मान्यता के अनुसार प्रभु श्री राम ने वनवास के दौरान कुछ समय बिताया था। ये स्थान साहित्यकार मोहन राकेश की प्रसिद्ध कृति आषाढ़ का एक दिन की प्रेरणा भी रहा है। संगठन के सदस्यों ने बताया कि ये क्षेत्र न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे देश और पृथ्वी के लिए पर्यावरणीय दृष्टि से संवेदनशील है। यदि अनुमति वापस ले ली जाए तो लाखों पेड़ों की कटाई रोकी जा सकती है और प्रदेशवासियों के लिए स्वच्छ हवा, पर्याप्त जल और स्थिर जलवायु सुनिश्चित की जा सकती है। केतेवासन करके एक कोल ब्लॉक है हसदेव क्षेत्र में, जिसको पिछली बार सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित हुआ था प्रस्ताव, उसमें रद्द कर दिया गया था। उसकी मुख्यमंत्री जब यहाँ बने तो इन्होंने भी वादा किया था कि उसको वापस नहीं देंगे अडानी को। अभी इसी जुलाई महीने में उसको केतेवासन को दे दिया गया, उसका क्लियरेंस हो गया। सरकारी आंकड़ों में 5 लाख पेड़ कट रहे हैं, लेकिन अगर आप जाके उस घने जंगल को देखेंगे तो कम से कम 10 से 12 लाख पेड़ कटेंगे। खदान जब खुलती है तो पेड़ गिन के नहीं काटे जाते, फिर वो उस तरह से। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सारे देश को हम संदेश देना चाहते हैं, वो ये है कि ये उत्तरी छत्तीसगढ़ की ये जंगल जो हैं, ये कर्क रेखा के जंगल हैं और हमारी मानसून को नियंत्रित करते हैं। अगर ये जंगल आप काटोगे तो हिमालय में तबाही पक्का है। तो ये सिर्फ छत्तीसगढ़ का सवाल नहीं है, हम पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के पर्यावरण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे देश में जो मानसून के नियंत्रण करने के जो जंगल हैं, छत्तीसगढ़, विदर्भ और उड़ीसा, ये जंगल अगर कट गए कोल ब्लॉक में तो भारत का ऊपर का हिस्सा जो है नष्ट हो जाएगा। तो इसको रोकना जरूरी है। हसदेव क्षेत्र में जिस प्रकार से खदानें रोज नई खदानों की स्वीकृति दी जा रही है, वो बहुत खतरनाक है। और जिस प्रकार से ये घने जंगल हैं हमारे इस क्षेत्र के, मध्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ का और भारत का मध्य क्षेत्र और पृथ्वी के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि इन जंगलों को बचाया जाए। अगर इन जंगलों को नहीं बचाया गया तो अभी हमने हाल में अभी कुछ दिन पहले तबाही देखी है हिमाचल में, जो तबाही आई है बादल फटने से। वो बादल इसलिए फटते हैं कि जब पूरे क्षेत्र में जंगल रहते हैं तो उसमें बादल पूरी तरह फैल के सब तरफ बरसात करते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो बादल एक जगह इकट्ठे होंगे, एक जगह घनीभूत होंगे और वहाँ पर अचानक बरसेंगे। उसी को बादल फटना कहते हैं। और वह तबाही हम वहाँ पर देख चुके हैं, और हम ये तबाही यहाँ पर ना हो इसलिए हम लड़ रहे हैं। ये हसदेव के जो जंगल कट रहे हैं कहते हैं एक्सटेंशन, इसमें हमारा जो ऐतिहासिक पुरातात्विक और धार्मिक क्षेत्र है, सीता बेंगरा, रामगढ़ी पहाड़ी, वो नष्ट होने के कगार पे आ जाएगा। वहाँ पे शैल चित्र हैं जो हजारों साल पुराने हैं। वहाँ पर कालिदास की जगह है जहाँ पर उन्होंने बैठकर आषाढ़ का एक दिन लिखा था। ये हमारे स्थल हैं जो नष्ट हो जाएंगे। जंगल, वन्य प्राणी, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र हमारा नष्ट हो जाएगा। और पानी, सबसे बड़ी चीज़ है पानी। जो हसदेव की नदी में पानी आता है जिससे बांगो डैम से बिजली बनती है और 5 लाख हेक्टेयर के एकड़ की सिंचाई होती है पूरी, और अकलतरा, चांपा, जांजगीर इस क्षेत्र के पीने का पानी उस बांगो डैम से मिलता है। क्या चाह रहे हैं आप, क्या होना चाहिए?
जंगलों की कटाई तत्काल बंद होना चाहिए। जो नियम अनुमति दी गई है उसको तुरंत वापस लिया जाए। और मांगे पूरी नहीं होती तो आगे रणनीति क्या रहेगी? बिल्कुल हम आंदोलन करते रहेंगे, कर रहे हैं, कई सालों से लड़ रहे हैं, लड़ेंगे और अंतिम दम तक लड़ते रहेंगे। तखतपुर क्षेत्र के ग्राम बेलटुकरी में खनिज माफियाओं के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की गई। नायब तहसीलदार श्रद्धा सिंह के नेतृत्व में राजस्व विभाग की टीम ने अवैध मुरुम खुदाई करते हुए 2 जेसीबी और 3 हाईवा वाहनों को जब्त किया है। ये कार्रवाई एसडीएम शिव कुमार कंवर के निर्देश पर की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार चना डोंगरी मार्ग पर अवैध खुदाई की सूचना नायब तहसीलदार को पहले ही मिली थी, लेकिन शिकायत के अभाव में कार्रवाई नहीं हो सकी। बाद में शिकायतकर्ता ने एसडीएम से शिकायत की, जिसके बाद एसडीएम ने नाराजगी जताते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद श्रद्धा सिंह ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जेसीबी सहित एक सोल्ड मशीन और 3 हाईवा को जब्त किया। कार्रवाई की भनक लगते ही ड्राइवर व अन्य लोग मौके से फरार हो गए। जब्त वाहन खनिज विभाग को सौंप दिए गए हैं। आगे की जांच और कार्रवाई विभागीय स्तर पर जारी है। आदरणीय कलेक्टर सर के निर्देशानुसार अवैध मुरुम खनन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। गनियारी में भी ये सूचना प्राप्त हुई तो मौके में हम गए तो वहाँ 3 हाईवा, 2 भरा हुआ और 2 जेसीबी खड़ा हुआ था और ड्राइवर जो है चाबी लेके भाग गया। हम पहुँचे तो फिर हम सरपंच को बुलवाए और उसको जब्ती बनाए, सरपंच की सुपुर्दगी किए। रात में सभी गाड़ियाँ गायब हो गई। उस जेसीबी में प्रांजल शर्मा और बिट्टू शर्मा का नाम नंबर लिखा था, उससे संपर्क भी किया गया और उसको आने के लिए भी कहा गया कि आप गाड़ी वहाँ थाने में छोड़ दो, पर वो आया ही नहीं व्यक्ति। तो हम सरपंच को सुपुर्द देके वापस आ गए। रात में सभी गाड़ियां गायब हो गई तो सरपंच को बोला गया कि आप एफआईआर करवाओ। तो सरपंच के द्वारा कोटा थाने में जाके एफआईआर करवाया गया। उस व्यक्ति के विरुद्ध शासकीय सामान के चोरी का आरोप लगा है उसके ऊपर। प्रदेश के लोक स्वास्थ्य मंत्री के न्यायधानी के बंगले के पीछे की सागौन पेड़ की जड़ से पानी की अविरल धारा बहने का मामला सामने आया है। 7 दिन हो गए। आसपास के लोग इस चमत्कारी घटना से न सिर्फ आश्चर्यचकित है, बल्कि इन पेड़ के तने पर धोती लपेट नारियल चढ़ाकर इसकी पूजा अर्चना भी कर रहे हैं। इसको लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी हैं। कोई कह रहा है कि बिना खर्चे और बिना पाइपलाइन के मंत्री के बंगले के पीछे से विकास की गंगा बह रही है, तो कोई इसे चमत्कार मांग रहा है। मौके पर ग्रैंड न्यूज की टीम ने पेड़ की जड़ से बह रही अविरल धारा की तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है। गौरतलब है कि जिले में इस तरह की ये दूसरी अद्भुत घटना है जिसे चमत्कार माना जा रहा है। इससे पहले भी कोटा क्षेत्र के एक गांव के तालाब का पानी एक गड्ढे के जरिए रातों रात पाताल में समा गया और पूरा तालाब सूखने की घटना भी सामने आई है। इस आश्चर्यजनक घटनाओं को कुछ लोग शुभ अशुभ संकेत भी मान रहे हैं। सप्ताह भर से यहाँ पानी निकलने की घटना की सूचना मिल रही थी। हम लोग आके देख भी रहे थे और पानी निकलना बदस्तूर जारी है। अच्छा, रुकता नहीं है? नहीं, पानी निकल ही रहा है तब से अभी तक का। क्या मानते हैं इसको, एक चमत्कार है या कोई वैज्ञानिक प्रभाव है, क्या मानते हैं? देखिए, ये भूगर्भ वैज्ञानिक ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। ये प्रकृति का कोई चमत्कार भी कहा जा सकता है। बचपन में हमने पढ़ा था पाताल तोड़ कुआं के बारे में, तो ऐसा कहीं से पानी का स्रोत भी आके उससे मिल सकता है। जैसे सागौन की जड़ें ज़मीन के अंदर तक जाती है तो कहीं ना कहीं पानी के स्रोत को टच कर की होगी, वहाँ से पानी का स्रोत आके आज ज़मीन के ऊपर से बह रहा है। पूजा पाठ भी हुआ है? पूजा पाठ यहाँ के जितने आसपास रहने वाले लोग हैं यहाँ नारियल चढ़ा रहे हैं, विश्वास प्रकट कर रहे हैं कि ईश्वरीय ये कोई ना कोई चमत्कार ही है। एनटीपीसी सिपत परियोजना से प्रभावित ग्रामों के किसानों, मजदूरों और स्थानीय लोगों ने एनटीपीसी प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि वर्ष 2004 में हुए त्रिपक्षीय समझौता और 2008 में हुए रोजगार समझौते का अब तक पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है। एनटीपीसी समझौते के तहत 692 प्रभावित परिवारों को नौकरी देनी, स्थानीय ट्रांसपोर्टरों व मजदूरों को 70% प्राथमिकता देनी, उचित दर पर कार्य देने और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की बात कही गई थी। लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि पिछले 16 से 21 वर्षों में एनटीपीसी प्रबंधन ने इन सभी मुद्दों को नजरअंदाज किया है। प्रभावित 8 गांव के लोगों की मांग है कि एनटीपीसी अपने CSR फंड से इन गांवों का समग्र विकास करे। एनटीपीसी से 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अन्य गांवों को भी CSR योजनाओं में शामिल किया जाए। रेलवे लाइन से प्रभावित गांवों को भी इसके तहत लाभ मिलना चाहिए। किन समस्याओं को लेकर आज कलेक्टर ऑफिस आए थे? क्षेत्र का विकास सर्वोपरि है और एनटीपीसी ने जो वादे किए थे, जो लिखित में उन्होंने अनुबंध किया था, उन्हीं बातों को लेकर के कलेक्टर साहब के पास आए थे कि आपने जो अनुबंध किया है उन सभी वादों को पूरा करें। चूँकि 19 से 20 साल होने जा रहा है, लड़ रहे हमारी लड़ाई मूलभूत सुविधाओं की है, तो हम आगे कब बढ़ेंगे। तो इस बात को लेकर के कलेक्टर साहब के पास आए थे
ये जो हमारी मांगे हैं, जो सड़क की, बिजली की, पानी की, स्कूल की या स्वास्थ्य की, ये हमारी मूलभूत आवश्यकता है और इनकी तो हर हाल में पूरा होना चाहिए। और 25 साल पहले एनटीपीसी बना तो लोगों को उम्मीद थी कि क्षेत्र में विकास होगा, लेकिन विकास का स्तर अभी भी डाउन है। निश्चित रूप से जिस तरह से जिस अनुपात पे लोगों को नौकरी मिलना था, जिन्होंने अनुबंध किया था, आज भी 288 लोग वंचित है और 19-20 साल के बाद भी अगर उनको नौकरी नहीं मिल पा रहा है, ये कहीं ना कहीं एनटीपीसी प्रबंधक की लापरवाही है और हम चाहते हैं कि इन पर निश्चित रूप से जो उन्होंने अनुबंध किया उसको पूरा करें। अभी जो वर्तमान में जो घटना घटी है इसकी पुनरावृत्ति ना हो, इस पर भी जांच टीम बने और जिस तरह से भार क्षमता से कमज़ोर जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, किस इंजीनियर के किस अधिकारी की देखरेख में बनाया था, उस पर भी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। राखड़ परिवहन व्यवस्था को लेकर भी ग्रामीणों ने नाराजगी जताई है। ग्रामीणों ने बताया है कि एस डाइक 1, 2, 3 मटेरियल गेट और बगल के सेलों से निकलने वाली भारी लोडेड वाहनों की जांच के लिए व पंजीकृत भार क्षमता की जांच अनिवार्य की जाए। इसके लिए बैरियर लगाने की भी मांग की गई है ताकि ओवरलोडिंग और सड़क क्षतिग्रस्त होने की समस्या को रोका जा सके। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि आने वाले 10 दिनों के भीतर त्रिपक्षीय बैठक कर इन सभी मुद्दों का समाधान नहीं किया गया तो वे मटेरियल गेट के सामने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर देंगे। इस आंदोलन में प्रभावित किसान, बेरोजगार युवक, मजदूर, ट्रांसपोर्टर, जनप्रतिनिधि और क्षेत्र के आम लोग शामिल होंगे। हमारी समस्या, चूँकि उतना बड़ा ऊर्जा नगरी में हम लोग रहते हैं, एनटीपीसी सीपत जो स्थापित है, तो उन्होंने जब निर्माण किया उस टाइम में क्षेत्र के सारे लोगों के सरपंच से, जनप्रतिनिधिगणों से, ग्रामीण किसान मजदूरों से सबसे सहयोग लिया, प्रस्ताव लिया, एनओसी लिया, जन सुनवाई किया, सब लोगों ने साथ दिया और स्थापित हो गया। लेकिन जैसे उन्होंने वादा किया था कि क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, आपके क्षेत्र देखने लायक हो जाएगा, आदर्श ग्राम बन जाएंगे, लेकिन आज 20-25 साल बीत जाने के बाद जो अनुबंध पत्रक किया था वही पूरा नहीं किया है। और 2008 में नौकरी देने के लिए 692 पद का जो वादा किया था उसमें से अभी 288 पद बचा है। 800 मेगावाट का और माने बिजली उत्पादन का विस्तार कर रहा है। तो हमारा तो क्षेत्र का मांग है कि जिन प्रभावित किसानों की ज़मीन गई है उनको 288 पद जो बचा है उसकी तुरंत माने भर्ती करें और उसके बाद उस अनुपात में 800 मेगावाट का जो विस्तार हो रहा है उसमें भी अपना 300 के लगभग जो भी आएगा उसको भी माने भरपाई करें। अभी जो घटना हुआ है परसों, उसमें 6 टन का उसमें लोडिंग उतारने का ये कैपेसिटी है, भार क्षमता है, लेकिन उसमें 40-50 टन उतारा गया है। तो ऐसे में कैसे घटना नहीं होगा? तो आमंत्रण उन लोग दे रहे हैं, जान क्षेत्र के लोगों की जा रही है। राखड़ का ओवरलोड चला के 200-300 फीट ऊपर डैम बनाए हैं, उससे ढलान में ब्रेक लगा रहा है ड्राइवर, तो वो फिसल के गिर जा रहा है, पलट जा रहा है। अभी डैम में एक ठो गाड़ी में राखड़ में दबा दिए पीसी से, उसमें जान चली गई। तो ये सब में रोक लगना चाहिए, माने सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। 2004 में हुआ था आंदोलन, उसके बाद 2008 में हुआ, तब जाके सहमति बनी नौकरी का। तो अभी सभी लोग परेशान हैं, हमारे बेरोजगार युवा साथी, हमारे किसान, हमारे ट्रांसपोर्टर, हमारे सरपंच और गांव के जो मूलभूत सुविधा देना था, जो गुणवत्ता समिति में है, वो भी अब गए होंगे, सीपत देखे होंगे कितना कचरा है बाहर में, उनके सामने में कचरा, उसको सफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो निश्चित ही बहुत बड़ा आंदोलन होगा। माननीय कलेक्टर महोदय से भी हम लोगों ने मुलाकात की, उन्होंने आश्वासन दिया है, जो प्रमुख मांग है जो सबके हित के लिए है उसको बिल्कुल एनटीपीसी प्रबंधन के द्वारा बैठक कर सुझा लिया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि अब वे और इंतजार नहीं कर सकते। वर्षों से अधिकारों का हनन होता आ रहा है। वे शांतिपूर्ण ढंग से न्याय की मांग कर रहे हैं। यदि प्रबंधन ने फिर भी अनदेखी की तो वे सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेंगे। प्रभावितों ने चेतावनी दी है कि ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक उनकी सभी मांगों पर कार्रवाई नहीं होती। अब देखना ये होगा कि एनटीपीसी प्रबंधन इस चेतावनी को कितनी गंभीरता से लेता है। कैमरामैन राहुल ठाकुर के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद हम जल्द वापस आएंगे। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन।
जय जया प्राइवेट ITI, रिवर व्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। हेलो दोस्तों, इस बरसात के मौसम पे विजन विस्तारा लेकर आ गया है आप लोगों के लिए ड्रीम रेसिडेंसी प्रोजेक्ट के सेमी कमर्शियल प्लॉट पर विशेष छूट। ये उन लोगों के लिए है जो खुद के बिजनेस का सपना देखते हैं, चाहे वो कोचिंग हो, क्लिनिक हो, स्मार्ट रिटेल का बिजनेस हो, हर बिजनेस के लिए स्पॉट रेडी। प्लॉट एक, फायदे अनेक। घर बनाओ तो स्कूल पास और दुकान खोलो तो कस्टमर पास। अभी सेमी कमर्शियल प्लॉट अवेलेबल है, पर ज्यादा दिन तक नहीं। आज ही संपर्क करें विजन विस्तारा को और ऑफर का लाभ उठाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर शहर के लिंगियाडीह स्थित स्वामी आत्मानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस बड़े उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। इस मौके पर स्कूल परिसर को विशेष रूप से सजाया गया था और विद्यार्थियों में उत्साह का माहौल देखा गया। कार्यक्रम की शुरुआत आदिवासी समाज के परंपरागत नृत्य और गीत से हुई, जिसमें विद्यार्थियों ने रंग बिरंगे परिधानों में प्रस्तुति दी। पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर छात्र छात्राओं ने सुंदर नृत्य कर सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शाला विकास समिति के अध्यक्ष श्याम बाबू साहू मौजूद रहे। उन्होंने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की और विद्यार्थियों को आदिवासी समाज के इतिहास और योगदान के बारे में जानकारी दी। मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि आदिवासी समाज शुरू से ही जल, जंगल और जमीन के लिए संघर्ष करता आया है। आदिवासी समुदाय का अपनी जमीन और प्राकृतिक संसाधनों से गहरा जुड़ाव होता है। वे इन संसाधनों को केवल संपत्ति नहीं बल्कि अपनी संस्कृति और पहचान का हिस्सा मानते हैं। मैं अध्यक्ष हूँ, इस नाते जो शाला का विकास के लिए हम सब कुछ करेंगे, जो भी शासन से उचित मार्गदर्शन होगा ठीक उसी प्रकार करेंगे। और हम जितने भी आदिवासी बच्चे हैं उनके भविष्य के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे, वो उसको ऊंचा उठाने के लिए सतत प्रयत्न रहेंगे। और इस कार्यक्रम में उन्हीं के सांस्कृतिक कार्यक्रम उसी के द्वारा करवा रहे हैं। तो आदिवासी समुदाय के बच्चे लोग भी कार्यक्रम कर रहे हैं जी, अदर समुदाय के लोग वो भी शामिल, वो भी सब शामिल हैं। हाँ, आदिवासी समाज ने हमेशा सादा जीवन, उच्च विचार की परंपरा को अपनाया है। आज भी वे प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीवन जीते हैं, जिसने हमें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। विद्यालय की प्राचार्य ने भी विद्यार्थियों को आदिवासी समाज की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि ये दिवस हमें आदिवासी समाज के योगदान को याद करने और उनके अधिकारों की रक्षा करने का संकल्प लेने का अवसर देता है। आज विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय में एक बढ़िया रंगारंग कार्यक्रम रखा गया है। सुबह प्राइमरी और मिडिल के स्कूल के बच्चों ने अपना कार्यक्रम रखा है और अभी आप देखेंगे इनकी कार्य, आदिवासियों की कार्य, संस्कृति, सभ्यता पर परिचर्चा एक आयोजित की गई थी और एक अभी सांस्कृतिक कार्यक्रम उसमें रखा गया है। हमारी पुरातन संस्कृति के बारे में जानने के लिए ये सारे कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण हैं। बच्चे अपना पुरातन जाने, अपना इतिहास जाने और इतिहास के अनुसार वो उस पर गर्व कर सकें, इसलिए ये प्रोग्राम रखा गया है। बच्चे बहुत उत्साहित हैं, सुबह से लगातार वो फैंसी ड्रेसेस में आ रहे हैं और वो ये सारे कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। सर, अतिथि भी कौन है? अतिथि हमारे शाला विकास समिति के अध्यक्ष हैं, माननीय साहू जी हैं और हमारे मेंबर हैं आदिवासी विकास के। ये सारे लोग मिल कर के बच्चों को प्रोत्साहित करने आए हैं और आज मेगा PTM की एक बैठक भी हमारी है, उसमें भी भाग लेंगे। सर, ये कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष किया जाता है कि इस वर्ष चालू किया गया? अब ये तो प्रत्येक वर्ष किया जाता है, लेकिन इस वर्ष शासन ने उत्साह से मनाने हेतु निर्देशित किया है, इसलिए उसमें थोड़ा ज़्यादा उत्साह से हम लोग इस चीज़ को मना रहे हैं। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने आदिवासी वेशभूषा में फैशन शो, भाषण प्रतियोगिता, चित्रकला और कविता पाठ जैसे विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। इससे बच्चों में अपनी संस्कृति को जानने और समझने की उत्सुकता बढ़ी। विश्व आदिवासी दिवस के माध्यम से विद्यालय ने आदिवासी समाज के प्रति सम्मान और समझ बढ़ाने का प्रयास किया, जो निश्चित ही एक सराहनीय पहल है। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।
नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के साथ मारपीट, गाली गलौज, छेड़खानी और चाकू को लेकर दौड़ाने की घटना ने कर्मचारियों में दहशत फैला दी। सफाई कर्मचारियों ने शुक्रवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी रजनीश सिंह से मुलाकात करके अपनी शिकायत दर्ज कराई। एसपी ने मौके पर मौजूद सिरगिट्टी थाना प्रभारी किशोर केवट को आरोपी और उसके अन्य साथियों को गिरफ्तार के लिए निर्देश दिए हैं। नगर पालिका निगम के सफाई कर्मचारी तिफरा क्षेत्र में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन वहां कुछ नशेड़ी रहवासी उनकी सफाई कार्य में रोजाना बाधा डाल रहे हैं। कर्मचारियों ने बताया कि जब वे तिफरा क्षेत्र में सुबह सुबह सफाई के लिए पहुंचते हैं तो वहां कुछ युवक जो अक्सर नशे की हालत में रहते हैं उन्हें गालियां देते हैं, डराते और धमकाते हैं और काम करने से भी रोकते हैं। कर्मचारियों ने बताया कि वह उनके साथी रोजाना सुबह बछेरा तालाब तिफरा में सफाई के लिए जाते हैं। इस दौरान अरुण मानिकपुरी वहां आकर गाली गलौज, छेड़खानी और चाकू से धमकी देता है। कभी बेल्ट से दौड़ाता है, कभी कॉलर पकड़कर मारपीट करता है। पहली हमार भाई ला ओकर बीट में गए रही से 3 झिन मन 2 झिन लेडीज 1 झिन कागज जेंट्स मोर भाई रही से ओला ओकर बीट में नगर निगम के आदमी जब के रास्ता भर मारत ला के रूम तक पहुँचाए रही से तो रूम मालिक तड़क हमला बचाए दौड़े रही से। बीच में अचानक से मोला सुबह के टाइम में 6:30-7 बजे करीब 3 दिन 4 दिन ले तो कहाँ लाज बे कौन आता है निगम के आदमी आता है खड़ा बे सामने में खड़ा हो साले मोर कतन पहुँचे ऐसे कह के पूरा डेली धमकियात रही। हम लोग घर से पकड़ के लेके गए हैं, थाना में दिए हैं कि ऐसा ऐसा बात है, हम लोग को डेली प्रताड़ित कर रहा है। तो वहाँ पर आश्वासन दिया गया कि वहाँ कोर्ट में जाएंगे, पेश करेंगे, आप लोग सभी पहुँचना करें। हम लोग इसलिए आए हैं कि अभी भी हम लोग के मन में डर है, ठीक है, कि उसका साथी लोग दोस्त लोग घूम रहे हैं हम लोग के रूम के आसपास, कि कहीं भी हम लोग के बीट के पास जितना भी कर्मचारी हैं सभी को, यानी कि मेरे को खास करके। इसके पहले भी मारपीट की घटना हुई है क्या? 1-2 बार मेरे कॉलर पकड़ा है। कल के डेट में मेरे बच्ची की तबीयत खराब है, उसके मैं हॉस्पिटल लेकर जा रहा था तो मेरे को दौड़ाया, भागते भागते मैं मेडिकल स्टोर तक पहुंचा तो मेरे भैया लोग था ये घर के पास किराए में रहता है उन लोग भी, उनको फ़ोन करके बुलाया, रूम मालिक भी साथ साथ पहुंचा। उसके बाद देख के सीधा भट्टी रोड में भाग गया। क्या हुआ था आपके साथ, क्या पूरी घटना? हम झाड़ू लगा जाते हैं सुबह कन तो हवा की तरह आते कत्ता टाइम आते कसना आते तेल पता नहीं चला आही तहान एमेर खड़ा हो कही या हाथ उल धर दी या मारपीट लगाते या का हो गए भैया मन तो कुछ नहीं करे तन कही था तो ज़्यादा मुँह मत चला, चाकू मार दे, हम कहीं चाकू छुरी दिखाते और मारपीट लगाते। कौन क्या नाम? हम नहीं पता नहीं है, नाम पता कुछ नहीं जान, कहाँ के तुम नहीं जान, हम खुद कमाए खाया है, नानक लेकर लेके परदेश ला तो गाँव ला सहारा है, हम झाड़ू लगाता है हम रोड में। अब वह कैसे आते कहाँ यहाँ के तल हम नहीं जाना। कहाँ पे काम करने जाते हो? बछेड़ा तालाब। बछेड़ा तालाब किसमें आते हैं, कहाँ पे आते हैं? तिफरा वहीं पर रहते हैं रूम किराए में लेके। शिकायत किया आपने थाने में जाके? हाँ किया है, उसको अंदर किया। शाम के समय भी ना दे दो लइकल सूझ दे भाई हाथन तो तुरंत हमारे पीछे पड़ जाते हैं। कभी बेल्ट धर के कुदाई, कभी चाकू धर के कुदाई और कभी वैसे हाई से धरी कालल और सही रटारट मराइच करते। एसपी से शिकायत मिलने के बाद सिरगिट्टी थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई। थाना प्रभारी ने बताया कि शिकायत के आधार पर जांच की गई और मुख्य आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कर्मचारियों का कहना है कि भले ही आरोपी गिरफ्तार हो गया है लेकिन उसके साथी अब भी क्षेत्र में घूम रहे हैं, जिससे उन्हें अपनी सुरक्षा को लेकर डर है। नगर निगम से सफाई कर्मी लोग थाना में शिकायत दिया हुआ था, अन्य साथियों के बारे में भी उसको बता रहे हैं, उसमें भी जांच करके लगानी कर रहे हैं। नशेड़ी युवक लगातार मारपीट कर रहे, ऐसे आरोप है इनका। इस प्रकार की बात नहीं आई है। सफाई कर्मी को यहाँ पे साथ नहीं करो, आगे करो, पीछे करो, इस बात की हुआ था इनका विवाद, उस पर हम लोगों को आवेदन मिला हो, उस पर कार्रवाई। आरोपी पकड़ा गया? आरोपी पकड़ा गया। पुलिस ने कर्मचारियों को भरोसा दिलाया है कि आरोपी को कोर्ट में पेश कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। नगर निगम कर्मचारी इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। कैमरामैन राकेश मिश्रा के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट। चकरभाटा थाना क्षेत्र के रहने वाले 35 वर्षीय रवि सुंदरलाल की टीबी की बीमारी के चलते सिम्स अस्पताल में मौत हो गई। रवि लंबे समय से टीबी से ग्रस्त था और जब उसकी तबीयत अधिक बिगड़ गई तो उसने खुद ही अस्पताल जाकर अपनी स्थिति की जानकारी दी। जानकारी के अनुसार रवि सुंदरलाल शुक्रवार को खुद सिम्स अस्पताल पहुंचा और डॉक्टरों को बताया कि वो टीबी की गंभीर अवस्था में है। तत्काल चिकित्सकों ने उसकी स्थिति को देखते हुए उसे अस्पताल में भर्ती किया और इलाज शुरू किया गया। उपचार के दौरान रवि की हालत लगातार बिगड़ती चली गई और अंततः वह जिंदगी की जंग हार गया।
डॉक्टरों के तमाम प्रयासों के बावजूद रवि को बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान ही उसकी मौत हो गई। अस्पताल प्रबंधन और पुलिस की जांच के बावजूद अभी तक उसके किसी परिजन का पता नहीं चल पाया है। अस्पताल प्रशासन ने शव को सुरक्षित रखवा दिया है और परिजनों की तलाश जारी है। पुलिस का कहना है कि आसपास के इलाकों में मृतक के परिजनों को तलाशने का प्रयास किया जा रहा है। अगर परिजन नहीं मिलते हैं तो नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो ये थी आज के बुलेटिन की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।